स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक रहता है वो हमारे पास है सार्थक अंक। ठीक है, सार्थक अंक क्या है, इससे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि जब भी आपने ये जो 7 जो अपने मात्रक बताए, मूल मात्रक बताए, या आपने किसी चीज़ का जो मापन करते हैं, जैसे आपने दूध है, दूध का मापन करना है तो दूध का मापन किस में करेंगे, आप उसका आयतन लेंगे। आयतन कितना है, जैसे आपने कहा 2 लीटर है, ठीक है, या आपने कहा कि 3 लीटर है, या किसी चीज़ का द्रव्यमान देखना चाहते हो तो द्रव्यमान उस वस्तु का कितना आ रहा है, 2 किलोग्राम आ रहा है या 2.1 किलोग्राम आ रहा है, तो वो किस तरह का आपके पास उसका द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है। तो अपने यहाँ पर जो केमिस्ट्री है वो सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूपों में चलती है। तो अपने जो प्रायोगिक रूप से बात करें तो जो प्रायोगिक मान है, आप उनके जो यहाँ पर मापन कर रहे हो, तो अपने कहते हैं कि जो प्रायोगिक मापन है उस प्रायोगिक मापन में हमें क्या प्राप्त होती है, प्रायोगिक मापन में मापन की अनिश्चितता, ठीक है, अनिश्चितता प्राप्त अपने को होती है। तो मापन की अनिश्चितता से क्या अर्थ है कि जो हमारा जो प्रायोगिक मापन किया गया है वो प्रायोगिक मापन अपने सही रूप से नहीं किया। अब सही रूप से नहीं किया, इसके पीछे हमारे 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हमारे पास हो सकता है कि जो मानक यंत्र है उसकी सीमितता हो सकती है। पहला कारण हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हमारा जो मानक यंत्र है उस मानक यंत्र की सीमितता, ठीक है, मानक यंत्र की सीमितता। अब मानक यंत्र की सीमितता से हमारा क्या अर्थ है कि जो हमारा मानक है जिससे अपने मान को माप रहे हैं वो कितना एग्जैक्ट अपने को मान बता पाता है। ठीक है, अब जैसे अपने पास बात करें कि जैसे हमारे पास स्केल है, ठीक है, ये आपका स्केल होता है और नॉर्मल जो स्केल अपने देखे हैं तो वो कितना सेंटीमीटर का होता है, वो 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 15 सेंटीमीटर तक का होता है। ठीक है, अब 0 से 15 तक के अगर अपने इसमें बीच में देखें तो यहाँ पर जैसे 1 सेंटीमीटर आ जाता है, तो 1 सेंटीमीटर और 0 के बीच में उसको वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट मीन्स आप अगर इसको मेज़र करना चाहते हैं तो वो जो स्केल है वो आपको कहाँ तक मेज़र करके बता सकता है, वो मिलीमीटर तक मेज़र करके बता सकता है। कि आपने यहाँ से कहा कि कोई चीज़ अगर यहाँ तक आ रही है तो आपने कहा कि ये जो चीज़ है वो 0.5 मिलीमीटर की है। कितनी है वो, 0.5 मिलीमीटर है। तो मानक यंत्र की इस जो स्केल है उसकी सीमितता कहाँ तक है कि वो आपको यहाँ पर क्या बता सकता है, 0.5 मिलीमीटर तक ही बता सकता है। लेकिन किसी स्टूडेंट ने इसका जो मानक किया गया, मैंने ये स्केल तो ये दे रखा था, लेकिन उस स्केल से मैंने जो उसको मेजरमेंट करके उस स्टूडेंट ने बताया वो मेरे को ये बता दिया 0.51 मिलीमीटर बता दिया। ठीक है, स्टूडेंट ने जो मेज़र किया गया वो मेजरमेंट उसने क्या किया, अपने पास 0.51 मिलीमीटर कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखा कि जो उसको स्केल दिया गया था वो स्केल तो क्या बताता है, मिलीमीटर में ही बता सकता है, तो वो तो 0.5 बता सकता है या 0.6 बता सकता है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो किसकी लाइन है, 0.5 की लाइन है। ये वाली लाइन तो अपने पास 0.5 की होगी और ये लाइन किसकी होगी, 0.6 की होगी। तो अपने पास ये क्या है, 0.5 से 0.6 के बीच की वैल्यू को यहाँ से आपने किस तरह से मेज़र किया, क्योंकि आपने जो मेजरिंग यूनिट है या जो मानक यंत्र है वो सीमित है। सीमितता क्या है कि वो 0.5 मिलीमीटर बता सकता है या क्या बता सकता है, 0.6 मिलीमीटर बता सकता है, वो 0.51 मिलीमीटर आपको नहीं बता सकता। ठीक है, तो उस स्टूडेंट ने जो इस मेजरिंग स्केल से जो मेजर किया वो इसका मेजरमेंट क्या हो गया, गलत टाइप का हो गया। इस तरह से तो अपने इस स्केल से तो उस चीज को मेजर अपने कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक तो यहां पर आपको 2 चीजें दिखाई दी, एक तो जो मानक यंत्र की सीमितता दिखाई देगी और दूसरी यहां पर जो चीज दिखाई दी गई इसके अंदर, वो मेन चीज आपको यहां पर क्या दिखाई देगी कि जो मापने वाले व्यक्ति है उसकी दक्षता में भी कमी देखने को मिली। दूसरी चीज आपको यहां पर लिमिट क्या देखने मिली, मापने वाले व्यक्ति की दक्षता। ठीक है, अब वो मापने वाला व्यक्ति था वो दक्ष नहीं था,
ठीक है, उसको पता ही नहीं था कि उसने यहाँ पर क्या कर दिया 0.51। अगर उस बच्चे को ये चीज़ पता होती कि ये जो यंत्र है या जो स्केल है वो ये चीज़ बता ही नहीं पा रहा है, वो चीज़ ये बता ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब उस जो बच्चा है उसकी दक्षता में क्या है, कमी है, उसने उस स्केल को ध्यानपूर्वक देखा ही नहीं है। अगर वो बच्चा या स्टूडेंट उस स्केल को ध्यानपूर्वक देखता तो वो ये गलती कभी भी नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें ध्यान देनी जरूरत पड़ती है कि जो प्रायोगिक या किसी भी तरह का मापन करते हैं, एक तो जो मानक यंत्र है उसकी सीमितता, वो कहाँ तक मानक यंत्र आपका काम कर सकता है, और दूसरे मापने वाले व्यक्ति की दक्षता कैसी है, वो किस तरह से इसका मापन कर सकता है। इसी तरह से आपने द्रव्यमान का मापन किया तो द्रव्यमान के मापन में भी यही दिक्कत सामने आई कि जैसे हमारे पास तराजू में जो बाट रखा गया था वो 1 किलोग्राम का बाट रखा गया था, 1 किलोग्राम के बाद में सब्जी वाले के पास जो बाट था वो 100 ग्राम का था, ठीक है। तो वो कितना बता सकता है, या तो 1 किलोग्राम बता सकता है या कितना बता सकता है 1 किलोग्राम और 100 ग्राम को बता सकता है। लेकिन वो सब्जी वाला आपको ये कहता है कि जो आपका जो सब्जी का जो वजन आया है वो 1 किलोग्राम और 50 ग्राम आया है, जबकि उसके पास बाढ़ तो 50 ग्राम का है ही नहीं। तो उसके पास सीमितता है कि वो 1 किलोग्राम बता सकता है और 100 ग्राम बता सकता है, 50 ग्राम वो बता नहीं सकता। तो 50 ग्राम 1 से 100 ग्राम के बीच में जो वजन आ रहा है उस चीज़ के बताने के लिए उसके पास कोई मापक नहीं है, तो उसके मापक में क्या आ गई, सीमितता आ गई, ठीक है। और अगर आप उस चीज़ पर यकीन कर लेते हो कि आपका जो वजन है 1 किलोग्राम और 50 ग्राम है, जबकि उसके पास 50 ग्राम द्रव्यमान को मापने का किसी प्रकार का यंत्र नहीं था, तो आप जो हो वो क्या हो गए, उसमें आपकी दक्षता में क्या आ गई, कमी आ गई। तो यहाँ पर अपने जो परिणाम को प्राप्त करने के अंदर अपने बताया कि दो चीज़ें मेन रह जाती है, वो मानक यंत्र की सीमितता रह जाती है और दूसरा मापने वाले व्यक्ति की दक्षता में अगर कमी है तो भी वो परिणाम का सही रूप से मापन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो मापन किया वो मापन का जो परिणाम है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर जो मेन चीज़ आई वो मेन चीज़ क्या आई कि अपने कहा कि मापन का परिणाम, ध्यान देने वाली बात है कि मापन का जो परिणाम है, ठीक है, मापन का परिणाम सदैव कैसा होना चाहिए, सदैव अपने कहा कि परिणाम कैसा होना चाहिए, सदैव परिशुद्ध वह कैसा होना चाहिए, यथार्थपरक होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, परिशुद्ध व यथार्थपरक होना चाहिए, ये मेन चीज़ है अपने पास, ठीक है। मापन का परिणाम कैसा होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए और यथार्थपरक होना चाहिए। इन दोनों शब्दों को समझते हैं कि परिशुद्ध क्या है और यथार्थ क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमने देखा कि ये कोई हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है, इस वस्तु का, मैंने कहा इस वस्तु का द्रव्यमान वो कितना है, 2 ग्राम है। कितना है इस वस्तु का द्रव्यमान, 2 ग्राम। अब हमारे पास दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, ठीक है। स्टूडेंट ए ने इस वस्तु का द्रव्यमान मापा। पहले जब उस वस्तु ने जो वैश्लेषिक तुला उसको दिया गया, वैश्लेषिक तुला, इस वैश्लेषिक तुले से पहली बार उस स्टूडेंट ने इसका जो द्रव्यमान मापा वो कितना माना, 1.95 ग्राम मापा। और दूसरी बार उसने जब मापा तो उसने कितना मापा, 1.93 ग्राम मापा, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने इस वस्तु का द्रव्यमान जो मापा वो कितना मापा, पहले बार 1.95 ग्राम मापा, और जब उसको मैंने कहा दोबारा उस वस्तु का द्रव्यमान मापो तो उस वस्तु का उसने द्रव्यमान कितना मापा, 1.93 ग्राम उस वस्तु का द्रव्यमान उसने मापा। तो उस स्टूडेंट के जो मान है, ठीक है, जो दोनों बार उसने जो मान प्राप्त किए वो मान क्या है, एक दूसरे के क्या है, बहुत पास है, ठीक है। अपने कहते हैं 1.95 और 1.93, तो ये जो दोनों मान हैं वो एक दूसरे के क्या है, बहुत पास है। तो ये जो परिणाम है वो परिणाम उस स्टूडेंट का कैसा परिणाम आ गया, परिशुद्ध परिणाम आ गया। कैसा परिणाम है हमारे पास, उसका अपने पास कहा उस स्टूडेंट का जो परिणाम है वो कैसा है, परिशुद्ध परिणाम है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो स्टूडेंट बी था, और इस स्टूडेंट बी ने जो पहली बार द्रव्यमान मापा वो तो मापा उसने 1.95 ग्राम, और दूसरी बार उसने उस वस्तु का जो द्रव्यमान मापा वो मापा उसने 2.05 ग्राम, ठीक है। अब उसने देखो इसके जो दोनों मान है, दोनों मापक है, वो दोनों मापक एक दूसरे से पास नहीं है। यहां तो कह सकते हैं कि ये जो मान है वो कह सकते हैं अपने एक दूसरे के बहुत नजदीक है,
तो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होने की वजह से अपने कह सकते हैं कि उस स्टूडेंट का जो परिणाम है वो परिशुद्ध परिणाम है, ठीक है। लेकिन जो 20 स्टूडेंट हैं जो अपने को रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट देख सकते हैं कि एक दूसरे से सर्वथा क्या है, भिन्न है, या अपने कह सकते हैं उसके मान है वो बहुत ज़्यादा दूर मान है। तो बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण से उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अपने कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास परिशुद्ध रिजल्ट, परिशुद्ध परिणाम उसका नहीं है, ठीक है। उसने, ठीक है, यहाँ पर ए स्टूडेंट ने भी रिजल्ट अपने को सही नहीं बताया, 20 स्टूडेंट ने भी अपने को रिजल्ट सही नहीं बताया, लेकिन ए स्टूडेंट ने जब रिजल्ट निकाला, 2 बार उसको निकालने के लिए मैंने कहा, तो दोनों बार उसके परिणाम क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीकता प्रदर्शित कर रहे हैं, खुद के परिणामों से नज़दीकता प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके मान को अपने कह सकते हैं, ठीक है, उसके मान में परिशुद्धता है, लेकिन 20 स्टूडेंट के परिणाम में परिशुद्धता नहीं है, क्योंकि उसने न तो जो सही द्रव्यमान तो उसने बताया नहीं, क्योंकि सही द्रव्यमान तो बच्चों को पता ही नहीं था। ये तो अब मुझे पता है कि उस वस्तु का जो द्रव्यमान वो सही द्रव्यमान कितना है, ठीक है। स्टूडेंट ने जब उसका द्रव्यमान मापने की कोशिश की गई तो पहले स्टूडेंट को ये परिणाम प्राप्त हुए, तो कहते हैं वो परिणाम उसके परिशुद्ध है, बहुत ज़्यादा नज़दीक उसने रिजल्ट निकाला है। लेकिन 20 स्टूडेंट ने जो रिजल्ट निकाला वो अपने देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नज़दीक रिजल्ट निकाल रहा, परिणाम में बहुत ज़्यादा भिन्नता आ रही है, ठीक है। तो आपने कई बार कैलकुलेशन भी करते हैं, कैलकुलेशन में देखते हैं फर्स्ट बार कैलकुलेशन किया तो उसका परिणाम कुछ और आया, और दूसरी बार कैलकुलेशन की तो उसका परिणाम बहुत जो और आया। अगर वो परिणाम दोनों नज़दीक आते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो कि ठीक है जी मैंने कैलकुलेशन सही कही है, लेकिन आपने दूसरी बार कैलकुलेशन की और पहली बार कैलकुलेशन से वो परिणाम बहुत ज़्यादा अलग आ रहा है, तो उस परिणाम को अपने क्या कहेंगे, वो परिणाम परिशुद्ध परिणाम नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 स्टूडेंट थे और इन दोनों स्टूडेंट ने अपना जो परिणाम था वो परिणाम प्रदर्शित कर दिया। अब हमारे पास एक सी स्टूडेंट और आता है, और इस सी स्टूडेंट ने जो परिणाम मेरे को दिया, वो सी स्टूडेंट ने पहली बार जो परिणाम देता है वो कहता है जी मेरा जो रिजल्ट है 1.99 ग्राम आया, ठीक है। पहली बार उसका जो रिजल्ट आया वो कितना है, 1.99 ग्राम, और दूसरी बार उस स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया वो दूसरी बार उस स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया 2.01 ग्राम, ठीक है। तो सी स्टूडेंट के परिणाम ये आए। तो आपने देखा कि ये दोनों मान वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, तो एक दूसरे के नज़दीक होने के कारण से ये मान कैसा है, आपने कहा परिशुद्ध मान है, ठीक है। अब यथार्थपरक मान का मतलब क्या है कि जो आपका एग्जैक्ट रिजल्ट है उस एग्जैक्ट रिजल्ट के क्या ये मान नज़दीक है। तो आपने देखा उस स्टूडेंट का, ठीक है, 2.0 तो नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, लेकिन उसका परिणाम है वो एग्जैक्ट परिणाम के नज़दीक का प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस परिणाम को अपने क्या कहा सकता है कि उस स्टूडेंट का जो परिणाम है वो यथार्थपरक परिणाम भी है, ठीक है। तो आपको यहां पर इन दोनों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा कि परिशुद्धता से क्या अर्थ है और यथार्थपरकता से क्या अर्थ है। यथार्थपरकता का अर्थ है कि जो आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो रिजल्ट आपके द्वारा निकाले गए रिजल्ट के बराबर है या उसके नजदीक का प्राप्त हो रहा है, तो उस परिणाम को क्या कहा जाता है, यथार्थपरक परिणाम कहा जाता है। और परिशुद्धता से क्या अर्थ है कि आपने परिणाम प्राप्त किया वो परिणाम मूल परिणाम के तो नजदीक नहीं है, लेकिन आपके जो दोनों परिणाम है वो दोनों परिणाम क्या नजदीक है, तो उस परिणाम को क्या कहा जाता है, परिशुद्ध परिणाम कहा जाता है। तो आपने यहां पर 3 उदाहरण लिए। पहले उदाहरण का आपने देखा कि ये परिणाम कैसा है, हमारे पास परिशुद्ध परिणाम है लेकिन यथार्थपरक नहीं है। दूसरे परिणाम की बात की, ये परिशुद्ध भी नहीं है तो यथार्थ तो होगा ही नहीं। तीसरी बार जो स्टूडेंट ने रिजल्ट निकाला वो देखा उसका परिशुद्ध परिणाम भी है और उसका कैसा है, यथार्थपरक परिणाम भी उसको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो सार्थक अंकों को ज्ञात करने से पहले अपने परिणाम में यहाँ पर 2 शब्दों को जानना जरूरी था, परिशुद्धता का और यथार्थपरकता का, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का ज्ञान अपने को यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा था कि केमिस्ट्री का जो इस चैप्टर का जो नाम ही है वो नाम ही हमारे पास क्या आ रहा है कि रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, या आपने इसको इंग्लिश में कहें तो बनता है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों का अर्थ देख रहे हैं। जैसे अपने पास अगर कहीं परिशुद्धता का अर्थ आता है तो वो क्या होता है, यथार्थपरकता का जो अर्थ आता है तो उसका अर्थ क्या निकलता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। लेकिन अभी जो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक के अंदर ये दोनों शब्द आए। हमारा जो मूल टॉपिक था वो तो था सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होता है, इसको अगर परिभाषित करें अपने,
ठीक है, तो अपने यहाँ पर इस परिभाषा को देखा, परिभाषा सार्थक अंकों की परिभाषा क्या बनती है, अपने कहा वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं उसे क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई परिभाषा, दोबारा रिपीट करते हैं, वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात हो उसे क्या कहा जाता है, सार्थक अंक कहा जाता है। अभी जो मैंने यहाँ पर दो शब्द काम में लिए थे वो कौन कौन से काम में लिए थे, एक तो परिशुद्ध शब्द को काम में लिया था और दूसरा मैंने यहाँ पर काम में लिया था यथार्थपरक शब्द काम में लिया था। यथार्थपरक शब्द में जो सी स्टूडेंट था, उस सी स्टूडेंट का जो रिजल्ट आया था वो आपने देखा तो 1.99 ग्राम और एक रिजल्ट उसका आया था 2.01 ग्राम। लेकिन जो एग्जैक्ट रिजल्ट था, वो एग्जैक्ट रिजल्ट हमारे पास उस वस्तु का कितना था, वो 2 ग्राम था। तो आपने कहा कि ये परिणाम उस स्टूडेंट के दोनों परिणाम एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसको अपने परिशुद्ध कह दिया, और ये परिणाम उस वास्तविक परिणाम के भी बहुत ज़्यादा नज़दीक में आ रहा है, इसलिए अपने इसको क्या कह दिया कि ये यथार्थपरक परिणाम भी है। ठीक है, अब अपने कहा कि उस स्टूडेंट के जो मापन में अपने को क्या प्राप्त हो रही है, यहाँ पर अनिश्चितता प्राप्त हो रही है। उस स्टूडेंट के मापन में क्या प्राप्त हो रही है, अपने को अनिश्चितता प्राप्त हो रही है। उस स्टूडेंट की जो मापन में जो अनिश्चितता है वो कितनी है, मापन में उस स्टूडेंट की जो अनिश्चितता है वो ±0.1 की है। ठीक है, ये आपने कह सकते हैं ±0.1 की उस स्टूडेंट की मापन में क्या रह रही है, अनिश्चितता रह रही है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम जब भी जो कोई परिणाम प्राप्त करते हैं उसमें पहला परिणाम या जो पहला जो मापन है वो हमारे पास क्या होता है, निश्चित होता है, और उसके बाद का जो अंक है वो क्या होता है, हमारे पास अनिश्चित होता है। अब कैसे, पहला अंक निश्चित और बाद का अनिश्चित क्या है, इसको अगर और अपने एग्जाम्पल से समझें, जैसे हमने किसी चीज़ का जो आयतन ज्ञात किया, वो आयतन मेरे पास कितना प्राप्त हुआ, 11.2 ml मेरे पास आयतन प्राप्त हुआ। आपने ब्यूरेट से उस वस्तु का आपने आयतन ज्ञात किया। ठीक है, आयतन को मापने के लिए सामान्यतः जो आयतन को मापने के लिए काम में लिए जाते हैं वो क्या काम में लिए जाते हैं, ब्यूरेट को काम में लिया जाता है, या पिपेट को काम में लिया जाता है, या अपने नपना ग्लास काम में लेते हैं। ठीक है, या अपने इसमें क्या बोलते हैं, आयतन मापी फ्लास्क को भी आयतन को मापने के लिए काम में लेते हैं। जैसे आपने कहा कि द्रव्यमान को मापने के लिए जो विज्ञान के अंदर अपने वैश्लेषिक तुले को काम में लेते हैं, इसी तरह से आयतन को मापने के लिए अपने क्या क्या चीज़ें काम में लेते हैं, ब्यूरेट को, पिपेट को, नपना ग्लास, आयतन मापी फ्लास्क, इनको अपने आयतन को मापने में प्रयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ब्यूरेट होगी, और इस तरह की अपने पास एक जो नलिका होती है जो अपने लैब में अपने को देखने को मिलती है, उसको अपने यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, पिपेट नाम दे देते हैं। तो इस तरह की अपने पास एक नलिका नुमा आकृति होती है, उसको अपने पिपेट कहा जाता है। ठीक है, फिर नपना ग्लास आपके पास इस तरह की जो एक आकृति होगी, विभिन्न आयतनों की होती है, जैसे अपने 50 ml की भी हो सकते हैं ये। ठीक है, नपना ग्लास 500 ml का भी हो सकता है। आयतन मापी फ्लास्क को अगर देखा जाए तो ये अपने पास लंबी गर्दन का एक फ्लास्क होता है जिसको अपने क्या कहते हैं, आयतन मापी फ्लास्क इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास आयतन को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के अपने यंत्रों को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, अलग अलग, जैसे ये अपने पास इसके ऊपर लिखा होता है 20 ml, तो यहाँ पर एक इसमें चिन्ह लगा होता है, एक रिंग बनी होती है, इस रिंग तक इसमें जो आयतन भरा जाएगा वो कितना आएगा, 20 ml इसमें आयतन भरा जाएगा। ठीक है, 10 ml की भी हो सकती है। ठीक है, तो अब अपने कहा कि उस स्टूडेंट ने जो आयतन मापने के लिए दिया कितना, 11.2 ml, तो अपने को पता है कि वो स्टूडेंट ये आयतन तो बिल्कुल निश्चित रूप से मान लेगा, तो उसका जो ये पहला मान है वो तो कैसा हुआ, निश्चित मान हुआ। तो आपने कहा कि निश्चित मान के बाद का जो मान आता है उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चित कहा जाता है। ठीक है, तो उस स्टूडेंट में क्या हो सकता है, उसकी गलती क्या हो सकती है, वो गलती ये कर सकता है कि या तो वो 11.3 मापेगा या कितना मापेगा, अपने पास 11.1। ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट मापता है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो गलती होने की जो हमारी जो संभावना है, जो अनिश्चितता होने की संभावना है, वो इतनी सी रह सकती है अपने पास, या तो वो 11.3 कर सकता है या वो कितना कर सकता है, 11.1 कर सकता है। तो अपने कहा कि जो पहला अंक है, वो जो पहला मान है उसको क्या कहा जाता है, निश्चित मान कहा जाता है, और जो अंतिम अंक होगा उस अंतिम अंक को क्या कहा जाएगा, अनिश्चित
अंक कहा जाएगा। अपने कह सकते हैं जो अनिश्चितता है केमिस्ट्री के अंदर, जो मान्य है, वो मान्य अनिश्चितता कितनी है, पॉइंट प्लस माइनस 0.1 अनिश्चितता अपने लिए मान्य है। अगर वो स्टूडेंट इस रिजल्ट को 11.4 ml ज्ञात करता है तो वो उसका जो रिजल्ट है अपने का यथार्थपूरक नहीं हो पाया। यथार्थपूरक क्या होता है, जो वास्तविक मान है उसका नजदीक का मान क्या होता है, अपने पास यथार्थपरक होता है। तो ये मान यथार्थपरक अपने पास नहीं है, और यथार्थपरक नहीं होने के कारण से इस मापन को अपने क्या बताएंगे, गलत मापन अपने इसका बताया जाएगा। तो अपने कहा कि मापन में जो अनिश्चितता केमिस्ट्री के अंदर मापी जा सकती है वो कितनी है, प्लस माइनस 0.1 की जो अनिश्चितता है वो हमारे लिए मान्य है। इससे ज़्यादा अगर अनिश्चितता अपने मान में रखते हैं तो उस अनिश्चितता को अपने मान्य नहीं माना जाता है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पर सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे करते हैं, तो सार्थक अंकों के निर्धारण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे अपने ये सब कुछ लिख दिया, आपको यहाँ पर समझा दिया। अब अपने पास आता है कि सार्थक अंकों का निर्धारण कैसे किया जाता है। ठीक है, उनके निर्धारण के लिए क्या नियम दिए गए हैं, या उन सार्थक अंकों का गुणा भाग जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक संकेतन का अपने गुणा भाग जोड़ घटाव देखा था, इसी तरह से सार्थक अंकों का भी गुणा भाग व जोड़ घटाव अपने देखेंगे। ठीक है, तो ये सब अपने जो अगला हमारा जो वीडियो होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा।